Evening students. Today we shall discuss the third application of Gauss theorem. Third application is electric field intensity due to uniformly charged infinite plane sheet. So first we consider infinite plane sheet. Assume that this is infinite plane sheet. This part and this part I have drawn in a zigzag manner because the sheet is infinite. Now it is uniformly charged, so I charged it uniformly by positive charge. So it is uniformly charged infinite plane sheet. Now to calculate electric field due to this infinite plane sheet, what is our first step? As we discussed during the statement of Gauss theorem, we discussed that first we have to assume the Gaussian surface. हमने बात की थी कि सबसे पहला जो काम है किसी भी स्ट्रक्चर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस थ्योरम का यूज करते हुए यदि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर गिवन है उसके लिए गॉसियन सरफेस इमेजिन करना या ड्रॉ करना, यानी क्लोज्ड सरफेस. गॉसियन सरफेस इज ए क्लोज्ड सरफेस विच विल एनक्रोच द चार्ज on any surface. So here we have taken this surface. It is a plane sheet. So it can be considered as a parallelopiped. Its thickness is very small. So the structure of the Gaussian surface will also be rectangular parallelopiped, as you can see in NCERT textbook. Here they have taken this sheet. This is the sheet, infinite plane sheet, and they considered the structure of the Gaussian surface as rectangular parallelopiped. It is optional. You also may consider a cylindrical Gaussian surface. How? यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है इस सीट के अंदर सेंटर पर. यहाँ पर ये जो गॉसियन सरफेस है ये रेक्टेंगुलर है और चूंकि इसके 6 सरफेसेज हैं, 6 साइड्स हैं, इसलिए पैरेललोपाइप्ड हुआ, और रेक्टेंगुलर है इसलिए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड हुआ. तो जैसा आपने इस सेंटर पर गॉसियन सरफेस इमेजिन किया है वैसा ही लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जाएगा. सो इस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड स्ट्रक्चर का गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है. लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड इमेजिन करना हल्का सा डिफिकल्ट है, लेकिन हम थोड़ा सा इसको यहाँ पर क्या करेंगे, एक इस टाइप का गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे. और इसको मैं राइट साइड में इंक्रीज कर देता हूँ इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए. ये लीजिए, ये राइट साइड में इंक्रीज किया तो ये बन गया सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस. सिमिलरली टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड वी हैव ड्रॉन इट लाइक दिस. सो यू सी दिस इज द गॉसियन सरफेस दैट वी हैव ड्रॉन. पहला स्टेप हमने कंप्लीट किया, गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया. मैं आपको फिर बता रहा हूं, यदि आप यहाँ पर रेक्टेंगुलर लेते हैं तो रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड आपका गॉसियन सरफेस आएगा. मैंने यहाँ सर्कुलर लिया है और इस गॉसियन सरफेस से इन चार्जेस को एनक्लोज कर दिया है. देखिए ये चार्ज एनक्लोज्ड है, चार्ज को एनक्लोज किया. जितना बड़ा लेंगे उतना ही ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ हो जाएगा. अब यहाँ पर हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देते हैं, नंबर 1, नंबर 2 and number 3. 1, 2 and 3. You see this is our x direction, positive x. ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है और ये
नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है यदि अज्यूम कर लें, और इस डायरेक्शन को मैं जेड ले लेता हूँ, और इस डायरेक्शन में वाई है, इस डायरेक्शन में वाई है, और इसमें जेड है और इसमें एक्स है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस सीट के कारण वो या तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा या नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, इसे समझने के लिए हम थोड़ी एक सीट कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये एक सीट है, ये एक सीट है, हालांकि ये बड़ी सीट है। अब ये सीट है, इस सीट में ये फेस है एक और ये फेस है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, इस तरफ डायरेक्टेड होगा, इस तरफ डायरेक्टेड होगा, और इस सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ डायरेक्टेड होगा। सो इसी टाइप का ये सीट है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम द सीट होगा टुवर्ड्स राइट साइड एंड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड ऑल्सो। तो यदि हम इस स्ट्रक्चर से देखें तो जो फ्लक्स कहाँ से पास होगा, या तो इस एंड से पास होगा या फिर इस एंड से पास होगा, है या नहीं। इस एंड यानी जो एक्स एक्सिस के पैरेलल सरफेस है, जो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो अवे फ्रॉम द सीट। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे जाएगा, तो लेफ्ट साइड में इस तरफ हो गया, राइट साइड में इस तरफ हो गया। पॉइंट 2 की यदि हम बात करें तो ये सरफेस जो है, ये कर्व्ड सरफेस, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, ds सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली इसका जो एरिया वेक्टर होगा ds वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। लेकिन इस थर्ड प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लेकिन जो एरिया वेक्टर होगा या तो ऊपर की तरफ होगा या फिर नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पर एट पॉइंट 1 and 2 E and ds both are parallel, whereas at point 3 E and ds are making an angle 90 degree, that is E and ds are perpendicular at point 3 पर E और ds परपेंडिकुलर है। तो यहाँ ds इस तरफ होगा या फिर इस तरफ होगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। सो यूजिंग गॉस थ्योरम आई थिंक फिजिक्स यहाँ पर सबको क्लियर हो गया। अब मैथमेटिक्स करते हैं। यूजिंग गॉस थ्योरम वी में राइट इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू the total charge enclosed by the surface divided by epsilon 0. We write it for place 1 or point 1, point 2 and point 3. How? E dot ds for place 1, E dot ds for place 2, E dot ds for place 3 is equal to q upon epsilon 0. Or we may write at place 1 E ds cos theta. What will be theta at place 1? E and ds both are directed in same direction, so angle will be 0 here, right? Angle will be 0. Plus at point number 2 you see E and ds both are directed in same direction, so here also E ds cos 0. Plus at 3 E and ds both are perpendicular to each other, so E ds cos 90. E ds cos 90, sorry दिखाई नहीं दे रहा था आपको। E ds cos 90 is equal to q upon epsilon 0. So here it will be E को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ds 1
प्लस यहाँ भी ई को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन डी एस कॉस 0 इज 1 और ये थर्ड टर्म हो गया 0 बिकॉज कॉस 90 इज 0, सो इट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और हम यहाँ पर डी एस की वैल्यू नहीं रखेंगे, डी एस का सिंपली हम लिख देंगे कि पॉइंट 1 का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको मैं एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, प्लस और इसको भी एस से रिप्रेजेंट कर दिया 2 पर। 1 और 2 को मैंने छोड़ दिया है, लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2ES इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। हम चाहें तो ये मैथमेटिक्स ना करें तो भी काम चलेगा, हम सीधे इस स्टेप से सीधे कह सकते हैं कि यहाँ इस स्टेप को लिखा जा सकता है, बिकॉज यहाँ पर हमें थोड़ा लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम दिस डायग्राम इट इज क्लियर दैट द फ्लक्स विल पास आइदर फ्रॉम क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 और क्रॉस सेक्शनल एरिया 2, इन दोनों से ही फ्लक्स पास होगा। एंड बोथ आर, दोनों जगह पर 1 एंड 2 दोनों जगह पर देखिए ई एंड डी एस सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया ई इंटू एस होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा ई इंटू एस होगा, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 2 इंटू ई इंटू एस हो जाएगा। सो डायरेक्ट ये स्टेप आ जाएगा 2ES इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और इससे आगे चलते हैं, हमारा स्टेप आ गया 2ES is equal to Q upon epsilon 0. Since you see, once again you see in this, प्लेट पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट मीन्स द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो फॉर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर सरफेस चार्ज distribution, for surface charge distribution we define surface charge density, and it is represented by sigma, and it is equal to Q upon area, charge upon area, and here area we have taken as S, so Q, from this the charge enclosed by the surface would be equal to sigma into S. We put this in this equation, therefore 2ES, Q का वैल्यू रखें सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन 0, S से S कैंसिल हो गया और यहाँ से E is equal to sigma upon 2 एप्सिलॉन 0. This is the electric field. This is the electric field due to uniformly charged infinite plane sheet in vector form. If you want to write it, vector E is equal to sigma upon 2 epsilon 0 और यहाँ यूनिट वेक्टर आ जाएगा n cap. This relation is for infinite plane sheet, but स्पेशल केस हम लेते हैं, स्पेशल केस। इन स्पेशल केस वी कंसीडर इफ शीट इज ऑफ फाइनाइट थिकनेस की शीट है, देन वी हैव टू कंसीडर बोथ sides of sheet. Therefore Q would be equal to 2 into sigma S. सिग्मा S का डबल हो जाएगा, दो साइड हैं फाइनाइट सीट के केस में, दोनों साइड को कंसीडर करना पड़ेगा, दोनों साइड पर कितना चार्ज है वो लेना पड़ेगा, तो सिग्मा S का डबल हो जाएगा। Therefore 2ES ये किसके बराबर हो जाएगा, Q की जगह आ जाएगा हमारा 2 सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन 0। नाउ यू सी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, S से S कैंसिल हो जाएगा, सो E वुड बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। दिस इज फॉर फाइनाइट थिकनेस प्लेन शीट। सो आज हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट of infinite
थिकनेस एंड फॉर फाइनाइट थिकनेस। सिंपल था डेरिवेशन, एक बार वापस से जल्दी से देख लें। ये इनफाइनाइट प्लेन शीट ली थी, इसके लिए हमने सिलेंड्रिकल लिया। आप चाहें तो इसको रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप ले सकते हैं जैसे कि एनसीईआरटी में गिवन है, बट सिंप्लिसिटी के लिए आप ये ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक्स डायरेक्शन में ये एक्स डायरेक्शन है, ये माइनस एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन हो गया, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस हो गया। तो ओनली एक्स डायरेक्शन में फ्लक्स पास होगा, चाहे वो नेगेटिव एक्स है या पॉजिटिव एक्स है। वाई और जेड के पैरेलल तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इसलिए वाई और जेड डायरेक्शन में कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। जो भी फ्लक्स पास होगा वो एक्स और पॉजिटिव एक्स और माइनस एक्स डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पर हमने गॉस थ्योरम का यूज किया, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और इसको हमने लिख दिया फर्स्ट पॉइंट के लिए, सेकंड पॉइंट के लिए, थर्ड पॉइंट के लिए, इस तरीके से लिखा। अब आप देख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन में है, क्योंकि ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसके परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इसका अवे फ्रॉम सीट होगा, तो दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। इसलिए सिमिलरली जैसे हमने वन पर बात की थी, दिखाई नहीं दिया था शायद आपको, वन पर बात की थी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होगा, क्योंकि ये एरिया है तो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अवे फ्रॉम द सीट, और यदि हम 2 की बात करें तो यहाँ पर भी अवे फ्रॉम द सीट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए एरिया वेक्टर भी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ आर इन सेम डायरेक्शन एट पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, but at 3 both are perpendicular to each other, so no flux will pass in y and z direction. So here we have written EDS cos 0 at 1, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो थीटा 0 हो जाएगा। at 2 EDS cos 0, क्योंकि सेकंड पर भी दोनों सेम डायरेक्शन में, लेकिन थर्ड पर परपेंडिकुलर है तो cos 90 0 होता है, तो इसको इस तरीके से लिखा। ये ES हो गया, DS का इंटीग्रेशन, S हमने टोटल एरिया ले लिया, 1 का क्रॉस सेक्शनल एरिया और 2 का क्रॉस सेक्शनल एरिया हम S मान के चल रहे हैं। इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा है, इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा है, तो ES प्लस ES ये टोटल फ्लक्स होगा जो कि X डायरेक्शन में पास होगा, और ये Q अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होगा, एप्सिलॉन 0 के बराबर। 2ES इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और आगे Q की वैल्यू हमने सरफेस चार्ज डेंसिटी के केस में डिफाइन की, सिग्मा इंटू एस, तो E का वैल्यू आ गया सॉल्व करने के बाद सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, इट इज फॉर इनफाइनाइट प्लेन सीट। वेक्टर फॉर्म में एन कैप यहाँ लिखेंगे, वेक्टर E आ जाएगा। यदि हम सीट की थिकनेस को फाइनाइट लेते हैं तो दोनों साइड्स हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी सीट्स की, इसलिए दोनों साइड का चार्ज आएगा तो चार्ज पहले का डबल हो जाएगा, क्योंकि पहले इनफाइनाइट प्लेन सीट थी तो हमने केवल एक सरफेस की बात की थी इनफाइनाइट के केस में। अब फाइनाइट के केस में हमने दोनों साइड की बात की है तो ये डबल हो गया। इसलिए जब इस Q इज इक्वल टू 2 इंटू सिग्मा एस को जब हम यहाँ रखेंगे तो ये 2ES बराबर इतना आ जाएगा, और E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 आ जाएगा। सो देखिए इस पूरे डिस्कशन से ये पता चलता है, इट इज क्लियर दैट E does not depend on distance from seat either in positive x or negative x डायरेक्शंस। मतलब मेरा कहने का ये है कि ये जो हमने पॉइंट्स कंसीडर किए हैं, मान लीजिए ये पॉइंट P है, इसको भी मैं पॉइंट P डैश नाम दे देता हूँ। सीट से दोनों का डिस्टेंस ये मान लीजिए मैंने x ले लिया, इसको भी x ले लिया, तो दोनों तरफ इस डिस्टेंस पर x पर ये डिपेंड नहीं कर रहा है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस प्लेन सीट। किसी भी डिस्टेंस पर चले जाएं इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही होगा। कितना होगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यदि प्लेट इनफाइनाइट थिकनेस की और फाइनाइट थिकनेस की है तो कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सो उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।